पियाजे का, जिसके जीन पियाजे की बेसिक चीज़ें जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी। स्कीमा क्या होता है, असिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है और इक्विलिब्रेशन क्या होता है। मैंने बताया था कि जीन पियाजे ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो बेस्ड थी कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिज्म पे। जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था, इनने ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट किया था और ह्यूमन में भी चाइल्ड पर एक्सपेरिमेंट किया था। इस वजह से इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए थे, जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें समझने हैं, वो स्कीमा क्या होता है, जो हम ऑलरेडी अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एसिमिलेशन क्या होता है और एकोमोडेशन क्या होता है, ये फिगर से भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था और ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं। ये आप इसको देखेंगे तो ये भी आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि कैसे बच्चा पहले एक स्कीमा बनाता है, फिर उस स्कीमे के बेसिस पर नॉलेज को असिमिलेट करता है, उसी नॉलेज के बेसिस पर एक नया नॉलेज को क्रिएट करता है, जिसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। जब इंसान एक बच्चा जब फर्स्ट चीज़ों को नहीं समझता, तो वो कौन-सी स्टेज में आ जाता है, वो कन्फ्यूज़न की स्टेज में आ जाता है, ठीक है ना? जिसे हम डिसइक्विलिब्रिज्म कहते हैं। फिर बच्चा जब वो क्वेरी करता है या नई नॉलेज को अकोमोडेट करता है, एसिमिलेट करता है, जब चीज़ों को क्लियर होता है, समझ में आता है, तो वो कन्फ्यूज़न की स्टेज से किस में आ जाता है? बैलेंस की स्टेज में आ जाता है। द डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो क्या होता है, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से आप कन्फ्यूजन से बैलेंस में आ जाएँ, उस प्रोसेस को हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। अब तक हमने ये पढ़ा था। अब जीन पियाजे ने क्या किया है, कुछ स्टेजेस दिए हैं डेवलपमेंट की और ज़्यादातर इसने बच्चों पर काम किया है। तो इसने जो जो अपनी लास्ट स्टेज दी है, वो 11 साल से ऊपर जितने भी लोग आएँगे, उन सब के लिए कहीं न कहीं एप्लीकेबल हो जाती है। जो 4 स्टेजेस ऑफ जीन पियाजे हैं, वो पहली स्टेज दी है उसने सेंसर मोटर स्टेज, जो कि बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके 2 साल तक के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा स्टेज जो उसने दिया है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, वो 2 साल से 7 साल के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। फिर तीसरा स्टेज दिया है उसने कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 साल से 11 साल के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। और लास्ट स्टेज, फाइनल स्टेज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 साल से ऊपर जितने लोग हैं वो सारे के सारे इस स्टेज में क्या है, इन्वॉल्व होते हैं। अब हम एक एक करके ये स्टेज पढ़ेंगे। पहले हम लेते हैं सेंसर मोटरी स्टेज। सेंसर मोटर स्टेज, अब देखिए इसमें आप इसके जो सेंसर मोटर स्टेज है इसी को लेकर हम समझते हैं, क्योंकि जो उसने टाइप का नाम दिया है, स्टेज का नाम दिया है, वो नाम खुद का मीनिंग क्या है वो बताता है। देखिए बच्चा जब छोटा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, इन्फैंट है, टॉडलर है, ठीक है ना, इस वक्त बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता। अगर हम इनके लैंग्वेज की बात करें तो बच्चा यहाँ पर बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। माइंड जो इसका है, दिमाग जो है वो इतना डेवलप नहीं होता है कि वो रीजनिंग चीज़ें, ये सब चीज़ें समझ सके। बच्चा जो समझता है वो कुछ अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके या अपने हाथों का, मोटर एक्टिविटीज का इस्तेमाल करके जो चीजें इसको समझ में आती है वो उसी पर रिएक्ट करता है। यही वजह है कि इसका नाम सेंसर मोटरी स्टेज रखा गया, कि अपने सेंसेस और अपनी मोटर एबिलिटी के बेसिस पर जो उसे बातें समझ में आती हैं वो उतना ही समझता है। बच्चा इस वक़्त सबसे पहले जो चीज़ बच्चे में डेवलप होती है वो है रिफ्लेक्सेस। अब रिफ्लेक्सेस क्या होता है? आप देखेंगे, आप बहुत सारे छोटे बच्चों से मिले होंगे। जब भी एक बच्चा, आप उसको क्या करते हैं कि आप बच्चे के हाथ में अपना हाथ देते हो, तो बच्चा क्या कर देता है, फ़ौरन आपका हाथ पकड़ लेता है। हर उसको हाथ में जो भी दोगे उस चीज़ को ग्रैब करता है वो। वो जान के नहीं करता है कि मुझे इसको ग्रैब करना है कि नहीं करना है। बच्चे में ये रिफ्लेक्सेस अपने आप होते हैं। हर इंसान जब पैदा होता है उसके अंदर कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं। वो रिफ्लेक्सेस, आप रिफ्लेक्सेस वो समझ लीजिए कि जिनको आप जान के नहीं करते, हो जाता है।
और जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आप स्पेसिफिक होने लगते हो, आपको समझ में आने लगता है कि किन चीजों पे रिएक्ट करना है, किन चीजों पे रिएक्ट नहीं करना है। तो ये रिफ्लेक्सेस जो है ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक रिफ्लेक्स जो हम लोगों के साथ उम्र भर रहा है, जो मेरे साथ भी है, अभी आपके साथ भी है, जो इंसान अपने आप करता है। आप अपने आप को देखो और आप सोचो कि आपकी बॉडी में, आपके अंदर ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप अपने आप करते हो। नोबडी आस्क यू टू डू, नोबडी फोर्स यू टू डू। आप करते हो, आपको पता भी नहीं चलता आप कर रहे हो। कोई मुझे बताएगा कि आप में ऐसा कौन-सा रिफ्लेक्स है जो आज भी आपके साथ है? बताओ? अभी सब उस रिफ्लेक्सेस को यूज़ कर रहे हो। भई कहाँ चले गए हो? सुन रहे हो मुझे? यस मैम। तो आपको जो लगता है, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ही सही बताना होता है, बस मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है ऐसा कौन-सा रिफ्लेक्स है, जो अभी भी आपके साथ है और आप कर रहे हो? नहीं समझ आ रहा? ज़रा मैम आपने कट कट अगर की आवाज आ रही है आपकी। मेरी आवाज़ कट-कट के आ रही है? जी मैम, मुझे आ रही है, बाकियों का पता नहीं। अच्छा, अच्छा। मैं ये बोल रही हूँ, जी। हम हर बच्चे में जब पैदा होता है उसके अंदर कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो रिफ्लेक्सेस टाइम टाइम के बाद जो है वो कम होने लगते हैं। रिफ्लेक्स होता है जैसे कि आप बच्चे को अपना हाथ दोगे तो बच्चा उस हाथ को ग्रैब कर लेगा, कोई स्टिक दोगे ग्रैब कर लेगा, हर चीज़ को पकड़ लेगा और उसको किसी ने बोला नहीं है पकड़ने के लिए लेकिन वो खुद कर रहा है। बच्चों में ये रिफ्लेक्सेस शुरू से बहुत होते हैं कि वो चीज़ों पर ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर लेते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता वो हर चीज़ को ग्रैब करना छोड़ देंगे। लेकिन इंसान जैसे-जैसे बढ़ता है उसके अंदर रिफ्लेक्सेस जो है वो कम होने लगते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक ऐसा रिफ्लेक्स है जो आज भी हमारे साथ है। रिफ्लेक्सेस को मैं और अच्छे तरीके से समझा दूँ अगर, फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटे बच्चे को आप खाना खिलाते हो, तो आप बच्चे को बोलते हो, "आ, आ करो।" तो बच्चे को तो आ करने के लिए बोल रहे हो, कभी नोटिस किया आप खुद भी आ कर रहे होते हो, खुद भी अपना मुँह खोल रहे होते हो। ये होता है एक को देख के दूसरे ने रिएक्ट कर दिया, ये एक रिफ्लेक्सेस है जो हम एक को देख के दूसरा रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्स करता है, ठीक है ना? इसको हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं। तो कुछ तो हम वजह से करते हैं, रिफ्लेक्सेस किसी न किसी वजह से जो है ये ट्रिगर होता है। लेकिन हमारे अंदर एक रिफ्लेक्स है, फिलहाल वो आप में भी है, अभी मुझ में भी है, जो किसी चीज़ से ट्रिगर नहीं हो रहा है या किसी ची कोई आपको कह नहीं रहा है और आप कॉन्शियसली या अब अनकॉन्शियसली उसको कर रहे हो। आप उसके बारे में अवेयर भी नहीं हो और स्टिल यू आर रिफ्लेक्सिंग, यू आर डूइंग दैट। वो क्या है बताओ? चलिए इतना सस्पेंस नहीं रखती हूँ, ज़रा अपनी आँखों पे देखिए, आँखें आप जो ब्लिंक करते हो, ये आप बचपन से अभी तक करते आ रहे हो। ये है ज़रा-ज़रा सी लाइट पे रिएक्ट करना। ये आपको पता भी नहीं यू आर ब्लिंकिंग, यू आर डूइंग। ये एक रिफ्लेक्स ऐसा है जो हम शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ हमेशा रहता है। तो बच्चों के अंदर शुरू से रिफ्लेक्सेस होते हैं लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो रिफ्लेक्सेस स्पेसिफिक होने लगते हैं, हर चीज़ पे बच्चा क्या है वो नहीं करता है, रिफ्लेक्सेस नहीं देता है। अब क्या है, बच्चा जब छोटा है वो चीज़ों को इतने चीज़ों से समझ में नहीं पाता। अगर आप बच्चे के सामने एक खिलौना रखेंगे, तो बच्चा उस खिलौने को क्या करता है, देखता है, उसके साथ खेलता है, खुश होता है। आप उस खिलौने को फ़ौरन छुपा दोगे, हटा लोगे, बच्चा रिएक्ट करेगा, रोएगा फॉर फ्यू सेकंड्स ओनली। क्योंकि उसकी आँखों से जो ची सामने थी, उसने माना मेरी आँखों के सामने जो चीज़ है, वो एग्ज़िस्ट करती है। लेकिन जब आपने उसको हटा दिया, 4 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, कहीं-कहीं 1 मिनट के बाद बच्चा उस चीज़ को भूल जाता है। बच्चे को लगता है कि जो चीज़ मेरी आँखों के सामने नहीं है, वो एग्ज़िस्ट नहीं करती। तो जो चीज़ आउट ऑफ साइट गई, वो ऑब्जेक्ट एग्ज़िस्ट ही नहीं है। ये चीज़ बच्चे को शुरू से लगता है क्योंकि उसके सेंसेस की वज़ह से वो उसके सामने नहीं है, उसकी आँखों के सामने जो आँखों का एक सेंस है, उसके सामने जो चीज़ नहीं है वो एग्ज़िस्ट नहीं करती। वो हट गई तो मतलब वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। लेकिन जैसे ही बच्चा बढ़ता जाता है, क्योंकि ये स्टेज है जब बच्चा पैदा होता है मतलब 0 ईयर का है, तब से लेके 2 साल तक के लिए। तो 2 साल तक पहुँचते-पहुँचते बच्चे में जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का कांसेप्ट है वो समझ में आने लगता है। उसे एट द एंड ऑफ 2 ईयर ये समझ में आने लगता है कि जो चीज़ मेरी आँखों के सामने नहीं है, लेकिन स्टिल वो एग्ज़िस्ट
करती है, बच्चा अपनी चीज को ढूंढने लगता है। ऐसा बच्चा जो है वो सिर्फ अपने सेंसेस के एक्सपीरियंस में चीजों वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करता है, समझता है, देखकर, सुनकर, ठीक है ना, किसी चीज को टच करके, ठीक है ना। सेंसेस ऑर्गन मीन सीइंग एंड हियर, मोटर एक्टिविटीज, आप किसी को टच कर रहे हो, आप उसको पकड़ रहे हो, ग्रैब कर रहे हो, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती है। तो बच्चा जो है वो अपने सेंसेस और अपने मोटर एक्शन से जो है चीजों को समझता है, अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझता है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है लैंग्वेज, जो सिंबल्स है उनको समझने लगता है। जैसे आप शुरू से बच्चा कोई गलत करता है तो आप क्या करते हो, नो, नो तो बोलते हो, साथ में अपना हाथ भी ऐसे उंगली भी हिलाते हो, नो 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 ऐसे नहीं करना। तो बच्चे को शुरू से तो समझ में नहीं आता क्या नो चल रहा है, क्या उंगली का मतलब है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो आपके वर्ड को भी समझने लगता है और आपकी उंगली का जो इशारा है नो का, उससे भी समझने लगता है कि हाँ मुझे ये काम नहीं करना है, वरना मुझे इससे लग जाएगी, वरना मेरा हाथ जल जाएगा, वरना कुछ भी हो जाएगा। तो बच्चा आस्ता आस्ता आपके सिंबल्स को समझने लगता है, थोड़ा थोड़ा सा उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें शुरू हो जाती हैं। दूसरा स्टेज हमारा आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज को पियाजे ने जो है वो अगले 2 स्टेज में बांटा है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो 2 साल से शुरू होता है और 7 साल पे खत्म होता है। लेकिन फिर भी उसने कह दिया कि इसमें भी 2 स्टेज है। एक स्टेज है प्री कंसेप्शनल स्टेज, जो स्टेज आती है 2 से 4 साल के बच्चे के बीच में, और इंट्यूटिव स्टेज जो आती है 4 साल से 7 साल के बच्चे के बीच में। अगर हम इसमें समझने की कोशिश करें तो प्री ऑपरेशनल, देखना ऑपरेशनल क्या चीज होती है, व्हेन यू आर यूजिंग योर लॉजिक, योर ऑपरेशंस, आपको रीजनिंग, ऑपरेशंस, ये चीजें समझ में आने लगती है, थोड़ा थोड़ा लॉजिकल इंसान होने लगता है। लेकिन यहाँ कह रहा है प्री ऑपरेशनल, मतलब जब इंसान लॉजिकल माइंड यूज करने के काबिल होता है, उससे पहले की स्टेज, उस स्टेज को कहते हैं प्री ऑपरेशन स्टेज, विच मींस अभी बच्चा इतना ज्यादा लॉजिकल नहीं है, लॉजिक ये समझ में नहीं सकता। जैसे कि लॉजिक का एग्जांपल जो पियाजे ने अपने बच्चे के ऊपर किया एक्सपेरिमेंट, उससे मैं आपको समझाती हूँ। है वो उसका एक पार्ट आगे, लेकिन मैं आपको ऐसे ऑन द होल समझाती हूँ। क्या हुआ कि जीन पियाजे का जो छोटा बच्चा था, उसका स्कूल जो था उसके घर के पास ही था, वो बस से जाता था। लेकिन जीन पियाजे ने एक बार क्या किया, अपने बच्चे को जानबूझकर लेट किया। लेट करने के बाद उसकी बस निकल गई, तो उसने बच्चे से कहा कि चलो बेटा, मैं आपको आज बाय फुट जो है, हम पैदल जो है आज स्कूल चलेंगे। तो वो स्कूल उसको ले जाता है, ले जाने के बाद दूर नहीं होता, मगर थोड़ा-सा रास्ता ऐसे, ऐसे, ऐसे होता है, तो वो स्कूल ले जाता है, बच्चे को बोलता है, "हाँ, तो बेटा अब मैंने आपको घर से स्कूल तक ले आया हूँ, तो अब आपको पता चल गया है रास्ता, अब वापस आ जाना।" तो बच्चा बोलता है कि पापा, मुझे ये तो समझ में आ गया कि घर से स्कूल का रास्ता क्या है, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि स्कूल से घर का रास्ता क्या है। अब क्या है, इसे इसमें जो इसको बोला जाता है, इसको कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी, कि किस चीजों को रिवर्स करना, ठीक है ना। मतलब उसको ये तो समझ आ गया घर से स्कूल का रास्ता ये है, लेकिन इसे ये बात समझ नहीं आई कि वही रास्ता सीधा होके घर भी जाता है। तो इरिवर्स, रिवर्स नहीं कर सकता, रिवर्स चीजों को समझ में नहीं सकता, लॉजिकल चीजें इसमें नहीं आती हैं एट दिस स्टेज ऑफ चाइल्ड। प्री कंसेप्शन स्टेज क्या होता है कि जब बच्चा जो है ऐसे स्टेज में आ जाता है जब वो क्या करता है, अपने आप में रहता है। ईगो सेंट्रिक का हम ये भी कहेंगे कि बच्चा खुद को समझता है, खुद की दुनिया में रहता है। इसके साथ साथ ये भी समझता है कि ईगो सेंट्रिक सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि इसे बच्चा एक अपने आप में ही है, बल्कि इसका ये मतलब ये कि बच्चा जैसे दुनिया को देखता है, वो सोचता है कि दूसरा इंसान भी दुनिया को वैसे ही देख रहा है। उसे ये समझ में नहीं आता है कि जैसे अगर मेरी सोच अलग है तो दूसरे की भी अलग होगी, नहीं। उसे लगता है जो मैं सोचता हूँ वही सब सोचते होंगे। जैसे कि बच्चा क्या करता है, बच्चा डॉल के साथ खेलता है तो वो उसको रियल समझता है, वो कहता है ये हाँ, ये असली का बच्चा है। तो जब वो खुद उसको असली का बच्चा समझ रहा है, तो वो हमारे पास भी देखो, देखो ये बिब्बी है, ये खाना खाएगा, तो वो ये भी सोच रहा होगा कि मैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वो बेबी लेकर आता है, डॉल लेकर आता है, तो वो ये समझ रहा होगा अगर इस डॉल को मैं बेबी समझता हूँ, तो ये भी बेबी ही समझती होगी, इसको भी बेबी ही लगता होगा। तो उसे ये नहीं समझ में आता होगा कि मैं इसको डॉल समझ रही हूँ या मेरा एक अलग नजरिया है। उसे लगता होगा जैसे मेरा नजरिया है, वैसे ही सब लोगों का नजरिया है।
इन चीजों को मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, प्लीज प्लीज इस चीजों को ऐसे मत लीजिए कि आपने सिलेबस कंप्लीट करना है, ये चीजें मैं आपको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपने आपको समझने के लिए, आपके फ्यूचर चाइल्ड को समझने के लिए, बीइंग ए टीचर एक स्टूडेंट को समझने के लिए, हर इंसान की जिंदगी को समझने के लिए। तो जब आप ये चीजें समझोगे तभी लाइफ में बड़े अच्छे से समझो, वरना क्या होता है, बीइंग ए पेरेंट हम अपने छोटे से बच्चे 2 साल के 4 साल के बच्चे को गलतियों के लिए डांट रहे होते हैं, उन्हें लेक्चर्स दे रहे होते हैं। क्यों? बच्चे को नहीं समझ आएगा। ये जब आप पेरेंट बनोगे आपको लगेगा मैंने पढ़ा था। 2 साल से 4 साल का बच्चा है वो इगोसेंट्रिक होता है। उसके लिए डॉल जो है वाक़ई में रियल बेबी है। मैं इस वक़्त उसको लेक्चर दे के अपना टाइम वेस्ट करूँगी क्योंकि बच्चे के अंदर उतना दिमाग ही नहीं है समझने का। अगर बच्चे के अंदर दिमाग ही नहीं है समझने का तो तुम उस पे चीज़ें फ़ोर्स क्यों कर रहे हो? तुम जो मर्ज़ी कहो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। एक गलती के लिए आपने डाँटा, बच्चा फिर दोहरा रहा है। क्योंकि बच्चे को समझ ही नहीं आई लॉजिक। जब लॉजिक ही नहीं समझ आया तो बच्चा तो दोहराएगा ना। तो उसका वे अलग है, बच्चों पे डांटने की जगह बच्चों को कंडीशन करना सीखो। बच्चों पर जबरदस्ती चीजों को वो ये मत उम्मीद रखो कि वो समझ जाएगा। अब इंट्यूटिव स्टेज में बच्चा क्या आता है, जब यहाँ पर पहले स्टेज में प्री कॉन्सेप्शन में बच्चा जो है अपने डॉल्स के साथ ही खेलेगा, दूसरों से बात नहीं करता। आप देखो बच्चे खुद आपस में खेलते रहते हैं। लेकिन 4 साल के बाद बच्चा जो है अपने दूसरे जो सिबलिंग होगा या कज़न होगा या किसी और के साथ भी खेलना शुरू हो जाता है। अब कुछ फीचर्स हैं स्टेज के जैसे ईगोसेंट्रिज्म जो मैंने अभी आपको समझाया, बच्चा जो है वो ये सोचता है कि दूसरे लोगों को भी वैसे ही लग रहा होगा जैसे मुझे लग रहा होगा। तो इसको समझाने के लिए जो एग्जांपल दी थी जीन पियाजे ने वो दी थी 3 माउंटेन टास्क की, जो आपकी पिक्चर्स पे वहां पर होगा कि एक बच्चा माउंटेन्स के पीछे होकर देख रहा है कि अरे मैं तो दूसरे को नहीं देख पा रहा। उसके सामने माउंटेन्स हैं जिसमें से उसको लग रहा है कि अरे मैं तो दूसरे को देख ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन दूसरा इंसान हाइट में ऊँचा है या उसके सामने वो जो माउंटेन्स है वो इतने ऊँचे नहीं है, वो दूसरे को देख पा रहा है। लेकिन यहाँ पर है इफ आई कांट सी यू, यू आल्सो कांट सी मी। अगर मैं आपको नहीं देख पा रहा, तो आप भी मुझे नहीं देख पा रहे। ये बच्चा इस वक़्त ये सोच लेके चलता है। उसे ये नहीं समझ में आता कि अगर मैं नहीं देख पा रहा, तो हो सकता है दूसरा भी ना देख पाए या हो सकता है दूसरा देख पाए। ये कांसेप्ट उसे समझ में नहीं आता। उसे सिर्फ इतना समझ में आता है अगर मैं नहीं कर पा रहा तो दूसरा भी नहीं कर पा रहा। अगर मैं नहीं देख पा रहा तो दूसरा भी नहीं देख पा रहा। दूसरा जो इसमें फीचर है वो है एनिमिज्म का। यहाँ बच्चा जो है जो डॉल्स हैं उसके या जो भी खिलौने जो हैं उनको वो असली असली समझता है। जैसा उसके साथ होता है वो उसके साथ बिहेव करता है। वो उसको दूध पिलाता है, वो उसके साथ खेलता है, वो उसकी ड्रेसिंग करता है। उसे लगता है जैसे मैं जिंदा हूँ, ये चीज भी जिंदा है, लेकिन ये छोटा है, बेबी है जिसको मैं संभाल रहा हूँ। तो खुद बीइंग ए मदर या फादर वो बनता है और बच्चे को जो भी खिलौना या डॉल है, ऑब्जेक्ट है, उसे वो एक बेबी की तरह ट्रीट करता है। और ये चीजें आपने बहुत देखी होंगी बच्चों में। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। यहाँ बच्चा जो है कन्वर्जन की एबिलिटी नहीं रखता। जैसे कि बच्चा एक ही चीज पे कंसंट्रेट करता है, दो चीज पे नहीं। इसको पियाजे ने दो तरीके जो एग्जांपल देके समझाया है वो ये है कि बच्चा अपने ही बच्चे के सामने उसने क्या किया, इक्वल ग्लास, आप इस पिक्चर से देख पाएंगे, ये दो इक्वल ग्लास है, इसमें भी पानी डाला और इसमें भी पानी डाला और बच्चे को दिखाया कि दोनों में इक्वल पानी है। फिर क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट बच्चे के सामने ही हुआ है। और क्या है, उसके बाद ये आप तीसरा देख रहे हैं, ये जो लंबा सा गिलास है, इसी का पानी, ये नहीं कि अलग से, इसी ग्लास का पानी उलट कर इसके अंदर डाल दिया गया और इस गिलास को हटा दिया गया। अब ये दो चीजें इसके सामने रखी गई और बच्चे से पूछा गया, बताओ सबसे ज्यादा पानी किस में है? तो बच्चे ने क्या कहा, सबसे ज्यादा पानी इस लंबे वाले गिलास में है। बल्कि इन दोनों में पानी बराबर है। लेकिन बच्चे को ये चीजें विड्थ की समझ नहीं आई। उसे फिजिकली ये चीज बड़ी दिखी, ऊंची दिखी, तो उसे लगा जो चीज बड़ी है, ऊंची है, उसमें ज्यादा पानी होगा, ना कि जो चीज छोटी है और कम है उसमें पानी ज्यादा होगा। इसका मतलब वो एक ही चीज पे फोकस करता है, उसने हाइट पर फोकस किया, विड्थ पे फोकस नहीं किया। तो यहाँ बच्चा जो है सारे चीजों पर मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे फोकस नहीं कर पाता, सिर्फ एक ही चीज पे जो है वो कंसंट्रेट कर पाता है।
तो इसीलिए जब ये चीजें क्यों है कि जब बच्चे को आप पढ़ाओ तो आप समझ जाओ कि बच्चा अगर इस उम्र का है 2 से 7 साल के बीच में है, तो हमें समझना है कि बच्चे में ये एबिलिटी नहीं है। अगर एबिलिटी नहीं है तो उस तरह से आप उसको इतना पढ़ा नहीं सकते, उस तरह से आप पढ़ा नहीं सकते। और नेक्स्ट था इरिवर्सिबिलिटी, यहाँ मुझे पेज कम था तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। इरिवर्सिबिलिटी का एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में दे दिया, जिसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था। उसने अपने बच्चे को जो घर से स्कूल ले गया था और उसने उसको कहा कि जब तुम इसी रास्ते से वापस आओगे क्योंकि तुम्हें रास्ता पता चल गया है, तो उसने कहा कि पापा मुझे ये तो पता चल गया है कि घर से स्कूल कैसे आना है, लेकिन स्कूल से घर जाने का रास्ता मुझे नहीं पता। तो इरिवर्सिबिलिटी बच्चे में इस वक्त नहीं होती। नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और इससे पहले मैं आपको उसको समझाऊं तो ये चीज कंक्रीट और फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। कंक्रीट, अब यहाँ बच्चा लॉजिकल तो है, यहाँ बच्चे में थोड़े से लॉजिक्स डेवलप हो गए हैं, लेकिन उस लॉजिक्स का डेवलप होने के लिए जरूरी है कि बच्चा के सामने वो लॉजिक्स फिजिकली हो। ठीक है, फिजिकली कोई चीज होनी चाहिए, तभी बच्चा उसको समझ पाएगा, उसके लॉजिक्स निकाल पाएगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। ये एबिलिटी जब इंसान फिजिकली किसी चीज को करके सॉल्व करता है, वो आता है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज पे। जैसे आपने इसमें देखा होगा, ये पिक्चर में बच्ची 2+2 कर रही है = 4। अगर आप बच्ची को पूछोगे बताओ बेटा 2+2 क्या होता है, तो वो आपको नहीं बता पाएगी। वो पहले अपने हाथों पे 2 को रखेगी, फिर 2 प्लस करेगी, फिर बताएगी 4, या उसको अपने कागज पे लिखेगी, फिर बता पाएगी 4। ठीक है, ये क्या होता है कि बच्चा, आपको जवाब बिल्कुल मिल गया, एग्जैक्टली आपको जो जवाब था उसने सही जवाब दिया, लेकिन उसको किसी चीज, उस चीज को फिजिकली करने की जरूरत पड़ी। तो जो बच्चा फिजिकली किसी चीज को करने के बाद लॉजिक का इस्तेमाल करके चीजें निकाल पाता है, वो स्टेज आ जाता है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। इसमें बच्चा सिरेशन, यहाँ बच्चा साइज, शेप, इन चीजों पर डिफरेंस कर सकता है। बच्चा साइज के हिसाब से चीजों को अलग कर सकता है। जैसे आप बच्चे को कोई चीज ऑर्डर में रखने के लिए बोलोगे छोटी रखो पहले फिर बड़ी रखो, तो बच्चा पहले चीज छोटी देखेगा, फिर छोटी रखेगा, फिर बड़ी रखेगा। इससे पहले के स्टेज में बच्चे को ये समझ में नहीं आता, लेकिन इस वक्त बच्चा सीरिएशन का कॉन्सेप्ट उसको समझ में आता है, वो पहले छोटा फिर बड़ा रख सकता है। ट्रांजिटिविटी बच्चे में आ जाती है। जैसे कि अगर आप बच्चे से ये कहोगे कि ए जो है वो बी से लंबा है, बी जो है सी से लंबा है, तो क्या ए और सी में क्या रिलेशन है, तो वो बता पाएगा कि ए जो है वो सी से लंबा है, क्योंकि सी से बी लंबा है और बी से ए लंबा है, इसका मतलब ए सी से बी लंबा है। ये कंसेप्ट इससे पहले डेवलप बच्चों में नहीं हो पाता। जो लॉजिकल रिलेशनशिप है, आपस में रिलेशनशिप देखना, ये चीजें समझ में आती है। जैसे कि भाई, ये 2 बहनें हैं और एक भाई है, तो इससे पहले वाले कंसेप्ट में अगर उस बच्ची से कहा गया कि ये आपका भाई है, वो समझ जाएगी। लेकिन अगर आप उससे कहोगे कि ये उस बहन का भी भाई है, तो वो नहीं समझ पाएगी, क्योंकि नहीं, ये अगर मेरा भाई है तो उसका भाई कैसे हो सकता है। ये चीजें इस स्टेज से पहले समझ में नहीं आएगी, लेकिन इस स्टेज में आते आते बच्चा, वो जो लड़की है वो ये समझ पाएगी, अगर ये मेरा भाई है तो वो मेरी बहन है, तो इसका मतलब ये इसका भी भाई है। ये कॉन्सेप्ट उसको कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में आके समझ आने लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन, जैसे बच्चा आप क्लासिफाई कर पाता है कि डॉग्स को अलग क्लासिफाई कर दिया। अब उसने कहा कि एनिमल्स ये होते हैं, तो डॉग जो है वो एनिमल में भी आता है, तो ठीक है, डॉग्स अपनी कैटेगरी में भी आ सकता है और एनिमल्स की कैटेगरी में भी आ सकता है। तो कैटेगराइज करना, कैटेगरी में लोगों को उनके फीचर्स के हिसाब से, कि ये सारी कैट्स होंगी, ये सारे डॉग्स होंगे, ये कैट्स और डॉग्स दोनों एनिमल होते हैं। अच्छा, ये बर्ड्स ऐसे होते हैं, लेकिन वो एनिमल और बर्ड्स अलग आ जाएंगे। बस ये चीजें जो अलग अलग उनके फीचर्स पे उनको क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट उनको इस स्टेज में आके समझ आने लगते हैं। रिवर्सिबिलिटी बच्चों में आ जाती है। जैसे कि आप बच्चे से कहोगे बताओ 4+4 क्या होता है, बच्चा कहेगा 8। तो आप बच्चे को बताओगे फिर बताओ 8 - 4 कितना होता है, बच्चा बता पाएगा कि हाँ 4, और उसका लॉजिक वो समझ पाएगा कि 4 चीजें, ये 4 चीजें हैं और ये 4 चीजें हैं। जब ये चारों आपको दी तो आपके पास कितनी चीजें होंगी, वो कहेगा मेरे पास 8 चीजें होंगी। ठीक है, लेकिन कंक्रीट वे में, एब्स्ट्रैक्ट वे में नहीं बता पाएगा।
तो फिर आप कहोगे अच्छा आपके पास 8 चीजें हैं और मैंने 4 वापस ले ली, अब आपके पास कितनी बची? तो वो बता पाएगा हाँ अब मेरे पास 4 बची। मींस इरिवर्सिबिलिटी जो है अब उसमें आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी इसमें आ जाती है, चीजों को रिवर्स करना, रिवर्स चीजों को समझना इसको आ जाता है। इसके बाद कन्वर्जन इनमें डेवलप हो जाता है। अब बच्चा जो है एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं करता, बच्चे को पूरे एस्पेक्ट्स जो है सारे एस्पेक्ट समझ में आने लगते हैं। जो एग्जांपल हमने की थी कि वो ग्लास का पानी उस पर में चला गया था तो उसको पूछा, उसने कहा लंबा वाला है। यहाँ पर बच्चा जो है वो अब ये गलती नहीं करता, वो चीजों को समझने लगता है और इगोसेंट्रिज्म इसमें खत्म होने लगता है। अब बच्चा ये भी समझने लगता है कि जो हर इंसान का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, जरूरी नहीं जैसा मैं सोचता हूँ वैसा सब सोचने लगे। विच मीन्स यहाँ पर बच्चे का काफी अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है, बच्चे के अंदर काफी लॉजिक्स और रीजनिंग्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। फिर क्यों ये स्टेज अगली इनकमिंग स्टेज से अलग है, वो इसलिए है क्योंकि इस स्टेज में बच्चा ये सारी रीजन, सारी चीजें तभी समझ पाएगा, तभी जवाब दे पाएगा जब फिजिकली चीजें आप इनके सामने रखोगे, चीजें दिखाओगे, फिर वो बता पाएगा हाँ ये छोटा है, हाँ ये बड़ा है, हाँ इसको प्लस करने से ये आएगा, हाँ इसको माइनस करने से ये आएगा। ये चीजें करके दिखाओगे, जवाब आपको सही मिलेगा लेकिन सामने होना चाहिए। इसी का अपोजिट आ जाता है हमारा फॉर्मल। यहाँ पर बच्चे की लेवल जो है काफी हाई हो गया है, बच्चे का डेवलप्ड रीजनिंग बहुत अच्छी हो गई है, लॉजिकल थिंकिंग अच्छी हो गई है। बच्चा अब हाइपोथेटिकली क्वेश्चंस बना सकता है, आंसर्स बना सकता है। अच्छा हाँ इसका ये भी जवाब हो सकता है, जरूरी नहीं कि करके ही देखे, जरूरी नहीं सामने ही हो, वो अपने दिमाग में, जब इंसान बिना फिजिकली किसी चीज के अपने दिमाग में सवाल और जवाब कर सके, विच मीन्स उसकी एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी डेवलप हो गई है। और ये सबसे हाईएस्ट एबिलिटी एक इंसान में होती है डेवलप होने की, जो बाय टाइम एनहांस होती रहती है। तो इसीलिए जो पियाजे हैं उन्होंने जब कहा कि 11 साल के बाद के बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो गई है, तो इससे आगे अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि ये पूरी उम्र चलती है, बस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग टाइम के साथ और उम्र के साथ अच्छे एनहांस हो जाती है। तो बच्चा यहाँ पर हर लॉजिकल चीजें यूज कर सकता है, रिवर्सिबिलिटी, डिडक्टिव, इंडक्टिव, ठीक है ना, इंडक्टिव स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक, पहले पार्ट्स को समझा फिर उसका होल बनाया, फिर होल को समझा फिर उसके पार्ट्स बनाया, किसी को एनालाइज करना, मतलब जो भी काबिलियत आप सोचो, आप अपने अंदर मानते हो कि ये चीजें मुझे समझ में आती हैं, वो 11 साल के बाद बच्चे में डेवलप हो जाती हैं। सिर्फ पहले और उसमें क्या फर्क है, पहले वाले में उतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं होती हैं, अभी स्टार्टिंग होती है, इतना हाई लेवल पे बच्चा नहीं जाता, लेकिन ये है कि बच्चा जो है वो पहले चीजों का फिजिकली होना उसके लिए जरूरी है, लेकिन एट दिस स्टेज बच्चे का किसी भी चीज का फिजिकल होना जरूरी इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चा बिना किसी चीज के एब्सेंस में भी उसका जवाब आपको दे सकता है। तो इसके साथ हमारे जो ये हैं क्या बोलते हैं, जो स्टेजेस हैं वो खत्म होते हैं फॉर्मल में, जब बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो काफी हद तक डेवलप हो जाती है। बच्चा जो है वो इंडक्टिव सोच में आप क्या मानेंगे कि बच्चा जो है वो स्पेसिफिक, अगर आप कोई चीज स्पेसिफिक बताओगे उसे जनरल एक जगह बताओ, जैसे यहाँ पर अगर आप बच्चे से कहते हो अरे बेटा चोरी करना गलत है, तो बच्चे को समझ में आएगा दुनिया की हर चीज को चोरी करना गलत है, तो वो स्पेसिफिक नहीं हो जाएगा, वो स्पेसिफिक को जनरल रूल भी लगा सकता है। तो बंदे के अंदर जो है, बच्चे के अंदर जो है इंडक्टिव एबिलिटी इंक्रीज होती है, उसके साथ साथ डिडक्टिव भी होती है, विच मीन्स कोई जनरल बात आप बताओगे तो वो जब कोई और सिचुएशन आएगी तो उस जनरल रूल को वो स्पेसिफिक सिचुएशन पे भी लगा सकता है। हाँ मुझे पता है चोरी करना गलत है, फिर कहीं पर बच्चा जो है वो पानी चोरी ही कर रहा है, तो आप बोलोगे ये भी गलत है, चोरी ही गलत है, फिर तुम पानी लो, तुम खाना लो, तुम पेंसिल लो, जो मर्जी लो। तो जनरल को स्पेसिफिक और स्पेसिफिक को जनरल रूल में कन्वर्ट करना, ये एक बहुत बड़ी एबिलिटी और रीजनिंग होती है जो बच्चे के अंदर इस उम्र में आकर जो है वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। ये कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशन है। ये अगर जीन पियाजे की थ्योरी को हम बहुत अच्छे से समझे तो इसी के थ्रू जो आपकी जो टीचर है वो इस थ्योरी को ध्यान में रख के ही अपनी टीचिंग को जो है वो क्या कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसी को चीजों को लेके कौन कौन से जो करिकुलम है, सिलेबस है या को करिकुलम एक्टिविटीज है, इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस क्लास के बच्चे को कौन सा सिलेबस देना है, कौन से क्लास के बच्चे से कैसा सवाल करना है, उसको किस चीजों से समझाया जाए, इस तरह की चीजें जो हैं करने में जो हेल्प करती है जीन पियाजे की थ्योरी।
इसके साथ आपका जीन पियाजे की थ्योरी जो है खत्म होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है जीन पियाजे की। समझ में आया कुछ? Yes, ma'am.